हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बनवारी लाल चौधरी है और मैं आपके सामने आज से स्टडी विद फन JR पे, जो कि मेरे छोटे भाई JR का चैनल है, उस पर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ। और ये कंप्यूटर की वीडियो में मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन हल करवाऊंगा और उससे आप कम से कम 100 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम कंप्यूटर फंडामेंटल पे। कंप्यूटर फंडामेंटल में पे आज 50 क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? CPU होता है, क्योंकि जो ALU है, मेमोरी है या कंट्रोल यूनिट है, वो किसके पार्ट है? CPU के ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। सेकेंड में हम चलते हैं कि मुख्य मेमोरी के दो प्रकार है। तो दोस्तों, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार क्या है? रैम और रोम। क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर लगा होता है उसके पास में बिल्कुल रैम लगी होती है। ठीक है, रैम 3 स्लॉट में लगी होती है और रोम भी लगी होती है। तो ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर की फर्स्ट प्राइमरी जितने भी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करता है रोम एंड रैम, यानी प्राइमरी और मेमोरी, मुख्य मेमोरी। बट क्या है कि जैसे सेकेंडरी मेमोरी है, वो तो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, वो मुख्य मेमोरी में नहीं आती है और नई सिक्वेंशियल मेमोरी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम एंड रोम। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ रहते हैं। थर्ड है कि कंप्यूटर न थकने वाला न बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे कहते हैं। तो देखो, इसमें न थकने वाला न बोर होने वाला डिवाइस की बात की गई है। अगर हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं तो एक्यूरेसी का मतलब क्या? शुद्धता। तो न बोर होना न थकने से शुद्धता से कोई मतलब नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय, तो उससे भी आपका कोई मतलब नहीं होता। वर्सलाइटी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार का, तो उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो डिलीजियस है, डिलीजियस का मतलब होता है कर्मठता या परिश्रम, यानी कंटिन्यूता, यानी कंटिन्यू काम करते रहे, न थकने वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिलीजियस। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट देखो, फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ था? फर्स्ट पीढ़ी में आई थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आई थी। सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ था? सेकंड पीढ़ी में आए थे ट्रांजिस्टर। ठीक है, और थर्ड पीढ़ी में क्या आई थी? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। ठीक है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के चलते हैं तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं बाइनरी कोड। देखो दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि एक के बाद एक काम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हाई एंड लो लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं। ये हाई पॉइंट हो गया, ये लो हो गया। ठीक है, बट डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम किस में लगता है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी अंक को पढ़ने के लिए 0 और 1 का प्रयोग करता है। 0 और 1 का प्रयोग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। अगर हम आगे चलते हैं तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों, मस्तिष्क की नकल यानी बहुत तेज और फास्ट चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो उसकी अभी क्या कि जो खोज चल रही है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लगभग अपने प्रमुखता में है। तो वो कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। देखो, सुपर कंप्यूटर है वो जनरेशन 5 का कंप्यूटर है, परम उसका एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, IBM चिप है, वो क्या होता है? वो कंप्यूटर में लगी हुई एक प्रोसेसर है। बट जो क्वांटम कंप्यूटर है वो अभी तकनीकी खोदा गया है। ठीक है, अभी जस्ट खोजा गया है, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी तेज है और इतनी रिलायबल है कि आप उसे एज ए मस्तिष्क जो कार्यप्रणाली होती है उसकी तरह आप उससे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, देखो फर्स्ट पीढ़ी सेकंड पीढ़ी में क्या था? मेन फ्रेम कंप्यूटर था। थर्ड में क्या था? मिनी कंप्यूटर थे। फोर्थ में क्या आया था? माइक्रो आया था। बट जो 5वीं पीढ़ी है उसका प्रतीक क्या है? सुपर कंप्यूटर है, जिसका इंडिया का उदाहरण क्या है? इंडिया का है परम 1000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? देखो दोस्तों, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर बनाया गया था, ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब को मिला के बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ENIAC जो कंप्यूटर बनाया गया था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब को मिलाकर के बनाया गया था। इसका वजन लगभग 3 टन के आसपास था। और सबसे बड़ी बात तो मज़ेदार है कि जब इसको सबसे फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट किया गया था, तो जो फिलाडेल्फिया है अमेरिका की, वहाँ की लाइट मंद पड़ गई थी, यानी डिम हो गई थी। मारवाड़ी में अगर बोले तो डिम हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल ल्यूज पड़ गई थी। ठीक है, तो ENIAC क्या है? प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो दोस्तों भारत में विकसित जो सुपर कंप्यूटर है उसका विकास सीडेक ने किया था। किसने किया था? सीडेक ने किया था। और सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सीडेक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। और इसका जो मुख्यालय है, जो मेन मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो है पुणे में। ठीक है, वो कहाँ पे है? पुणे में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों फ्लो सॉल्वर कहाँ किया गया था? नाल बेंगलुरु में किया गया था। देखो बनाया दोनों ही सीडेक ने है, दोनों की ही जो बनावट है वो सीडेक ने की थी, सीडेक ने ही बनाया था दोनों को। बट ये जो बनाया था परम सुपर कंप्यूटर सीडेक ने, वो बनाया था पुणे में। ठीक है, और जो ये बनाया सेकंड फ्लो सॉल्वर विकसित किया, वो कहाँ किया था? नाल बेंगलुरु में। और नाल बेंगलुरु सीडेक का ही एक भाग है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नाल बेंगलुरु। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो दोस्तों वाणिज्य कंप्यूटर जो वाणिज्य के लिए उपलब्ध करवाया गया था वो कंप्यूटर था यूनिवेक। और यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1954 में सबसे पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था यूनिवेक को। 1954 में बनाया गया था। और 1954 में भी किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। किसके द्वारा बनाया गया था? जेम के द्वारा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा। इसमें देखो दूसरा है इडवेक। तो इडवेक क्या है? प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, जो 1947 ईस्वी में इसका डॉक्टर वान न्यूमैन ने इसका विस्तार किया था। ठीक है, और एनएक का तो हमने देखा ही है, एनएक तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, और मनियाक भी एक प्रोग्राम है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोग साधारणतः खालजों को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो दिमाग का कंप्यूटर पहले भी हमारे क्वेश्चन आया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का भाग है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? मैंने पहले भी बताया था कि वैक्यूम ट्यूब थे। ठीक है, सेकंड में क्या थे? ट्रांजिस्टर थे। और थर्ड में क्या थे? इंटीग्रेटेड सर्किट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें इलेक्ट्रॉनिक भाग, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, वो इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या था? वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स। ठीक है, डम टर्मिनल में खालजगा होता है। अच्छा, डम टर्मिनल में क्या होता है? तो सबसे पहले डम टर्मिनल को समझते हैं। डम टर्मिनल क्या है? डम टर्मिनल है इनपुट आउटपुट डिवाइसों का जोड़ना या इनपुट आउट डिवाइसों को मैनेज करके रखना। लेकिन इसकी खुद की लोकल प्रोसेसिंग नहीं होती है, यानी खुद कोई प्रोसेस नहीं कर सकता। ये ओनली कनेक्टिंग करता है, डाटा लेके आगे भेज सकता है या भेजे हुए डाटा को वापस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका जेन्युइनली है कि एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं है। ठीक है, न इसके पास में एक्सटेंसिव मेमोरी है, क्योंकि इसके बारे में सोचने की तो कोई क्षमता ही नहीं है ना, और न ही इसके पास में खुद की कैपेबिलिटी है प्रोसेसिंग की। तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन के लिए। यानी मैंने बताया था कि इसके पास में क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट की प्रोसेसिंग होती है। इनपुट आउटपुट काम कर सकता है, ये इनपुट ले सकता है और आउटपुट दे सकता है। तो कीबोर्ड और स्क्रीन का काम डम टर्मिनल के द्वारा होता है। डम टर्मिनल पे हम कीबोर्ड अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड एंड स्क्रीन। अगला है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ऑफ की जगह ऑन आएगा। ठीक है, ऑफ की जगह ऑन आएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाए तो वो सबसे पहले क्या लेगा? सेल्फ टेस्ट लेगा। तो इसका पोस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाए तो उसे क्या कहेंगे? देखो दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमें कोई भी प्रोसेसर दो किस कंडीशन में लगाए जाएंगे? जब हमें कहीं भी दो काम एक साथ करने हैं या कहीं पर भी दो व्यक्तियों को काम करना है तो हम किसी भी कंप्यूटर में हम डबल प्रोसेसर लगा देंगे। ठीक है, वो दोनों पैरेलली काम करेंगे। किसी भी सीक्वेंशियल प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हो, किसी के लिए भी काम कर रहे हो, डबलिंग काम करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल प्रोसेसिंग बोलेंगे। यानी एट ए टाइम एक कंप्यूटर दो प्रोग्राम को हल कर सकता है या दो प्रोग्राम पर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। अच्छा, मुख्य पटल से मतलब है कि मेन बोर्ड क्या कहलाता है? जिस पे पूरे कंपोनेंट लगे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। जिसके ऊपर लगा रहता है अपना प्रोसेसर भी लगा रहता है, रैम भी लगी रहती है, नेटवर्क कार्ड भी लगा रहता है, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, दुनिया भर के पोर्ट्स वगैरह लगे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मदरबोर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड।
अगला क्वेश्चन है कि यूपीएस का कार्य क्या है। तो देखो यूपीएस का सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी अबाधित पावर सप्लाई। तो अबाधित पावर सप्लाई किसके लिए यूज करेंगे हम? कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और पावर सप्लाई हमारी चल रही है तो बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी ब्रेक हुई तो माइक्रो प्रोसेसर ने काम करना बंद कर देना, और माइक्रो प्रोसेसर ने काम करना बंद किया तो पूरा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। तो हमारी जितना डाटा सेव है या अनसेव है वो पूरा पूरा चला जाएगा, हमें काम वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें यूपीएस की आवश्यकता पड़ी। यूपीएस हमारे को क्या करता है? हमें अबाधित पावर सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों देखो, पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसको जाता है? आईबीएम को जाता है। और आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, जो अमेरिका में, कहाँ पे है? अमेरिका में। पर्सनल कंप्यूटर का जो सबसे पहले विकास का श्रेय जाता है या जिसने खोजा तो वो है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका में है। अगर हम एचसीएल की बात करें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। अगर हम डेक की बात करें तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है। ठीक है, और एचपी का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईबीएम, जो अमेरिका में है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों जाता है? देखो दोस्तों, रीसेट बटन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल हम एक ही जगह देखते रहते हैं, कंटिन्यू एक जगह देखे जा रहे हैं तो हमारी आंख में दर्द सा स्टार्ट हो जाता है, तो हम पलक झपकाते हैं। ठीक है, हम नींद नहीं ले रहे हैं, ना हम उसको देखना छोड़ रहे हैं, हम कंटिन्यूटी है, बस हमने पलक झपकाई है, तो वो पलक झपकाना ही रीसेट कहलाता है, यानी उसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, उसके माइंड को ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, यानी हमारा सिस्टम चल रहा है, रिफ्रेश इसलिए किया हमने कि हमारा कंप्यूटर पावर सप्लाई बंद नहीं की, हमारे दिमाग को ठीक किया। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। आगे कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, पेन ड्राइव को किससे जोड़ा जाता है? यूएसबी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? यूएसबी से। यूएसबी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बाकी जो पोर्ट है तीनों पैरेलल पोर्ट, तो पैरेलल पोर्ट है वो सीरियल पोर्ट है, इसमें हम हार्ड डिस्क या एसडीडी या हम डीवीडी राइटर एक्सटर्नल डीवीडी नहीं, इंटरनल डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। और नेटवर्क पोर्ट जो RJ45 या और कोई पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, तो इथरनेट के लिए हम इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा जा सकता। देखो दोस्तों, यूएसबी के पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा सकता? पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है, जोड़ सकते हैं दोस्तों, माउस को हम जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए या तो साटा या फिर पाटा का यूज करते हैं। ठीक है, अब साटा और पाटा से क्या मतलब है? तो पाटा है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसका 1986 में आविष्कार हुआ या 1986 में इनोवेट हुआ, और साटा उसके बाद में आता। साटा की स्पीड पाटा की बजाय बहुत तेज है। ठीक है दोस्तों, साटा का है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है दोस्तों, ये इसका पिन कनेक्टर भी थोड़ा बड़ा आता है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साटा और पाटा है हार्ड डिस्क के लिए होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क, यानी यूएसबी में हम हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का क्या है? दोस्तों, एसएमपीएस से मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये गलत होगा, सर्विस मोड लिखा था। स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी किसी भी पावर सप्लाई आ रही है हमारे पास में, उस पावर सप्लाई से रेगुलेट करके अलग अलग पावर सप्लाई देता है, इससे स्विचिंग करता है। हमें 5+5 वोल्ट चाहिए तो वहाँ +5 दे रहा है, जैसे फैन के लिए 12 वोल्ट चाहिए तो हमें 12 वोल्ट दे रहा है, ग्राउंड अलग दे रहा है, हमें -3 वोल्ट दे रहा है, +3 वोल्ट दे रहा है, +12 वोल्ट दे रहा है। तो हमें बहुत सारी स्विचिंग करके बहुत सारी वोल्टेज दे रहा है, अलग अलग सप्लाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापा? देखो, कंप्यूटर कितनी स्पीड से काम कर रहा है उसको हम सेकंड में मापेंगे, और सेकंड में मापेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हर्ट्ज पे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। और आज की जो कंप्यूटर है वो कहाँ तक पहुँच गए? वो पहुँच गए गीगा हर्ट्ज तक। कहाँ तक पहुँच गए? गीगा हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों, तो आज तक जो कंप्यूटर उनकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, गीगा हर्ट्ज तक उनकी स्पीड है। ठीक है दोस्तों, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? देखो दोस्तों, साउंड कार्ड में कौन सा जोड़ता है? साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए तो वो होता है मिडी।
ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि बस तो एक हमने शुरू में देखो बस क्या होता है, बस होता है कि जितने भी हमारा डाटा है उसको प्रोसेसर से आउट में ले जाने के लिए या इनपुट देने के लिए जितने भी ट्रैक यूज होते हैं उनको बस कहा जाता है। यूएसबी आपको बताई दिया कि यूनिवर्सल सीरियल बस हो गई, सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग हो गया। लेकिन मीडी क्या है? मीडी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी जितने भी डिजिटल इंटरफेस है म्यूजिक के वो किस में होते हैं? मीडी में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीडी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली की विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। देखो कंप्यूटर प्रणाली की विस्तार कहाँ से होगा? देखो सॉकेट में हम क्या लगा सकते हैं? सॉकेट में हम कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसबी सॉकेट्स हैं तो हम उसमें यूएसबी घुसा सकते हैं, हम उसमें काम कर सकते हैं, उससे जैसे माउस लगा लिया, कीबोर्ड लगा लिया, लेकिन वो विस्तार की क्षमता तो नहीं कर रहा ना। बाइट है तो बाइट क्या है? बाइट तो उसको नापने की क्षमता है, लेकिन स्लॉट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक रैम का स्लॉट है, उसमें एक रैम 250 लगी हुई है, ठीक है दोस्तों, या मान लो 450 लगी हुई है, 500 KB की रैम लगी हुई है, लेकिन हमारे पास दूसरा स्लॉट नहीं है। अगर दूसरा स्लॉट नहीं है तो हम दूसरी रैम नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरा स्लॉट हम दूसरी रैम लगा सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो हमारे पास में इथरनेट के लिए स्लॉट है तो हमें इथरनेट नहीं है उसमें, लेकिन हम इसमें ऐसा कंप्यूटर लिया है जिसमें हमारे पास में इथरनेट पोर्ट नहीं है लेकिन स्लॉट है, तो हम वहाँ इथरनेट कार्ड घुसा सकते हैं। इथरनेट कार्ड लगा दिया तो हमारे पास में उसमें इंटरनेट के थ्रू इथरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीडी का फुल फॉर्म, अभी मैंने जस्ट बताया था, मीडी का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? देखो दोस्तों, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैमन। किसने किया है? थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया। कैसे किया? कि ये क्या कर रहे थे, कैमरे की लेंस के ऊपर इन्होंने गलती से एक रूबी माणिक रखा था, ठीक है, और उस माणिक के टुकड़े से जो टकराव हुआ वो टकराव होकर के संयोग से टकराव हुआ था, टकराव होकर के लाल रंग की प्रकाश किरण लगी। तो थियोडोर मैमन ने सोचा कि ये क्या है, ठीक है, और वहीं से उन्होंने फिर प्रयोगशाला में इसका विश्लेषण करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये संयोगवश थियोडोर मैमन ने इसका आविष्कार किया था। बाकी जो डेनिस पेपिन है वो क्या थे कि स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, स्टीम इंजन इन्होंने अपनाया था। फ्रांसिस क्रिक है वो जीव विज्ञान के थे, डीएनए की खोज के रिगार्डिंग मतलब उन्होंने अनुसंधान किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थियोडोर मैमन। ध्वनि के पुनर्स्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। देखो ध्वनि को पुनरुत्थान करने के लिए क्या होता है? सीडी में लेजर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेजर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेजर बीम हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलर है, कंपाइलर क्या है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपाइलर क्लियर करने से पहले मैं बता देता हूं कि देखो एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में प्रयुक्त करता है। असेंबली भाषा से प्रयुक्त कर रहा है तो वो असेंबलर होगा। क्या होगा? असेंबलर होगा। ठीक है, आप याद रखते जाओ, एक एक को क्लियर हो जाएगा। असेंबलर, तीन चीज़ याद रखो, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। फर्क इतना ही है कि असेंबलर है वो असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है मशीन लिखित भाषा में, ठीक है, और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो क्या करते हैं कि वो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित भाषा में उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में प्रयोग करते हैं, यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। कौन? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर तो भी हो गया, लेकिन सोचने की बात क्या है? इसका आंसर भी हो गया, बट सोचने की बात यह है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन उसको एसेस करता है, यानी एक लाइन को वो पूरी को चेंज करेगा और उसमें जितनी त्रुटि होगी उनको प्रदर्शित कर देगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे पैराग्राफ को, जितना भी आपका प्रोग्राम है उसको पूरे को एक साथ कन्वर्ट करेगा और जितने उसमें एरर्स होंगे उनको एक साथ शो करेगा। तो इसमें कंपाइलर से आप समझ गए, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट स्पेस को पुनर्व्यवस्था करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, कहलाता है। तो देखो दोस्तों, आप इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लेकिन करता क्या है कि मेमोरी में जो अनावश्यक फ्रेगमेंट बने, अब फ्रेगमेंट्स में आपको बता देता हूँ क्लियरली कि मान लो ये हमारी एक तरह से मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी एक तरह से मेमोरी है। अब मेमोरी में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटर है, यहाँ से क्या हुआ कि पहला जो डाटा हमने काम किया वो यहाँ पर हुआ, ठीक है, सेकंड हमने जब काम किया तो वो यहाँ पे हुआ, ठीक है दोस्तों, थर्ड हमने किया तो यहाँ पे हुआ, ठीक है, फोर्थ किया यहाँ पे हुआ। ऐसे करते करते मान लो ये भरते गया, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन बीच में क्या किया कि हमने कुछ फाइल्स थे उनको डिलीट करना था, ठीक है, कुछ फाइल्स को डिलीट करना था तो हमने यहाँ वाली फाइल छोड़ दी, यहाँ वाली फाइल छोड़ दी, ठीक है, यहाँ वाली फाइल छोड़ दी, यहाँ वाली हमारी काम की थी वो रह गई, यहाँ वाली काम की थी, और जो बीच में खाली है वो हमारी काम की फाइल्स नहीं थी तो उनको हमने डिलीट कर दी। बट हुआ क्या, अभी हमने नया एक प्रोग्राम किया या नया काम कुछ किया और उसका स्टोरेज था वो
इस जगह से ज़्यादा था, जो ये खाली जगह दिख रही है इस स्टोरेज से ज़्यादा था, तो वो एक जगह तो स्टोर नहीं हो सकता, तो कुछ हिस्सा उसका वहाँ स्टोर हुआ, कुछ हिस्सा यहाँ स्टोर हुआ और कुछ हिस्सा जाकर के यहाँ स्टोर हुआ। तो वो डाटा कहाँ हुआ, 3 जगह स्टोर हुआ। अब 3 जगह स्टोर होगा तो वो हमारी इनपुट आउटपुट जितनी भी वर्किंग है उसको वो स्लो कर देगा। अब स्लो करेगा तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसका फ्रेगमेंट करना पड़ता है, डिफ्रैगमेंट करना पड़ता है। ये तो हो रहा था फ्रेगमेंट, अब ये फ्रेगमेंट अनावश्यक हो गया, कई जगह खाली रह गई, कहीं भर गई, कहीं खाली, कहीं भर गई, और हमारा प्रोग्राम अब एक जगह नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया कि डिस्क डिफ्रैगमेंट किया, जो डिस्क थी उसका डिफ्रैगमेंट कर दिया। डिफ्रैगमेंट में क्या होगा कि जो ये जगह खाली है इसको किस प्रकार से करेगा, ये हमारी मेमोरी है और वो डाटा को ऐसे कवर करने लगेगा और वो इतनी दूर में पूरे डाटा को एक साइड से भरेगा, यानी एक साइड से कंपाइल करता हुआ जाएगा और ये खाली जगह छोड़ दी। अब हम जो भी काम करेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इतनी जगह में कवर कर देगा, ठीक है, तो हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क डिफ्रैगमेंट। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता कहलाती। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर उसकी एक फिक्स भाषा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा में क्या है कि हर जो भी सिस्टम है, मान लो कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर मान लो या कोई टेलीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी खुद की एक फिक्स लैंग्वेज होती है। अगर उस लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम आ जाएगा या ट्रांसलेट जो लैंग्वेज आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, प्रोग्राम आएगा उसको वो डायरेक्ट पढ़ लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मशीनी भाषा बोलते हैं। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, लोगो भाषा का प्रयोग क्या किया जाता है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। मतलब क्या हो, लोगो का मतलब है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। देखो दोस्तों, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड यानी जितने भी काम है वो ग्राफिक्स के माध्यम से करने के लिए, यानी बच्चों की शिक्षा में जो ग्राफिक्स से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो लोगो भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा से मतलब सीधा सीधा देखो, वाक्य में पैराग्राफ में नहीं होगा, ग्राफिक और फिगर नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को, देखो आप यहाँ सोचेंगे कि फाइल्स और डाटाबेस में क्या अंतर है। देखो मैनेजमेंट सिस्टम तो बिल्कुल चेंज हो गया, अलग है, इनमें से कोई नहीं, वो अलग हो गया। हमारे पास में ऑप्शन बचते हैं 2, यूटिलिटी फाइल और डाटाबेस। देखो यूटिलिटी फाइल का मतलब है कि कोई भी रिकॉर्ड है वो एक रिकॉर्ड कंप्लीट है। मान लो आप एक सर्विस रिकॉर्ड बना रहे हैं या फिर आप किसी की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन पूरी जो है वो क्या है, एक फाइल है, ठीक है। बट अगर हम रिकॉर्ड के समूह की बात करें, एक एप्लीकेशन हो गई, 2 एप्लीकेशन हो गई, 5 एप्लीकेशन अलग अलग हो गई, एक मान लो पोस्टिंग की हो गई, एक ट्रांसफ़र की हो गई, मान लो छुट्टी की हो गई, तो उन समूह का जो कंपाइल करके एक समूह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाटा बेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटा बेस हो जाएगा। चिप के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कंट्रोल यूनिट है वो अलग है, बस अलग है, सेमीकंडक्टर वो एक पदार्थ का नाम है जो यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो देखो दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, जे.एस. किल्बी ने किया था। किसने किया था, जे.एस. किल्बी ने इसका विकास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जे.एस. किल्बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीडी है। दोस्तों बीसीडी क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम के कोड है, ठीक है, कंप्यूटर किस हिसाब से काम करता है उसका कोड है। तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल है, इसका रूल क्या आता है कि जो डेसिमल नंबर है उसको पूरा का पूरा बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। उसको क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर का जो 4 अंकीय बाइनरी रेटिंग है उसमें आगे प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको 4 बिट बीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 4 बिट बीसीडी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ, देखो फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था, 1981, 82, 83 में ऑपरेटिंग सिस्टम आने स्टार्ट हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, थर्ड जनरेशन। यानी जो आईसी हुआ था 1984 में, इसका लगभग ज़्यादा इंटीग्रेट हुआ था और एक मोस्टली जीयूआई है, जो सॉफ्टवेयर है अपना ओएस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जीयूआई बेस्ड हुआ करते थे पहले, ठीक है। और एप्पल का जैसे एक नाम भी है, एप्पल का जीयूआई बेस्ड है, मर्सिकेट कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, ओएस भी है। तो उस टाइम से स्टार्ट हुए थे, यानी थर्ड जनरेशन इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर खाली जगह से मिलकर बनता है। तो देखो दोस्तों, इसका सीधा सीधा आंसर हो गया कि इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट भी होती है, यानी इसमें तीनों होती है, तब कंप्यूटर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
वैक्यूम ट्यूब को वाल्व क्यों कहते हैं? अच्छा दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब को वाल्व क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वीक सिग्नल होता है, ठीक है, उसको एम्पलीफाई करके उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए वैक्यूम ट्यूब को क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके उसके बाद में इसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब को वाल्व बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट है, देखो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड इंटीग्रेटेड डिवाइस मच कॉस्टलियर देन ए सिंगल ट्रांजिस्टर और फैब्रिकेटेड ऑन थिन सिलिकॉन चिप। तो इसका आंसर क्या होगा, फैब्रिकेटेड ऑन थिन सिलिकॉन चिप। देखो मैंने अभी पहले बोला ही था कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर से बनता है आईसी, और आईसी बनता है तो सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। उस चिप के ऊपर क्या करते हैं कि बहुत दुनिया भर के कंपोनेंट जितने उसमें रिक्वायरमेंट उन कंपोनेंट को थिनी चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आईसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैब्रिकेटेड ऑन ए थिनी सिलिकॉन चिप। बहुउपयोगिता प्रणाली लघु व्यवसाय के लिए लागत बचत प्रदान करती है, क्योंकि वे कई खालजना लिंक करने के लिए एक एकल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करती है। तो देखो इसमें क्या करती है कि वो पर्सनल कंप्यूटर लिंक करने के लिए, तो पर्सनल कंप्यूटर अगर लिंक करेंगे तो एक बंदा काम कर पाएगा, ठीक है। अगर वर्क स्टेशन बनाएंगे तो फिर तो लागत बहुत बढ़ जाएगी। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसके लिए हालांकि लोग काम कर सकते हैं लेकिन लागत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन डम टर्मिनल में क्या कर सकते हैं कि मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर काम करना है, लागत बचत कम करनी है लेकिन उस पर काम करना है। तो ये कंप्यूटर है, अब इसका मॉनिटर मान लो इसके पास में रखा हुआ है, इसके पास में रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो बढ़ा देते हैं। डम टर्मिनल लगा दिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस बढ़ा दी। अभी मान लो ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, ये बंदा इसका एक हमने बना दिया प्रोसेसर, मान लो एक नेम से हमने यूजर बना दिया इसका कि G1 यूजर है, ठीक है, और इसका G2 यूजर है। तो 80 टाइम क्या है कि कंपाइलर प्रोसेसर दो इसमें लगे रहेंगे, तो ये क्या करेगा कि G1 एक स्क्रीन अलग अलग है, कंप्यूटर एक है, स्क्रीन दोनों की अलग अलग है लेकिन कंप्यूटर एक है, तो ये क्या करेगा कि इस पर काम करना स्टार्ट कर देगा और ये इस पर काम करना। तो इस पर क्या कीबोर्ड माउस और स्क्रीन लगी है, यहाँ भी कीबोर्ड माउस और स्क्रीन लगी है, लेकिन हमारा CPU एक है, ठीक है। तो हम दो यूजर बन करके प्रोसेसर काम करेगा, क्योंकि डबलिंग प्रोसेसर पैरेलल लगा हुआ है तो वो काम करेगा, लेकिन हमारा क्या है कि जो CPU है वो एक ही है, ठीक है। तो हम उसमें यूज क्या करेंगे, डम टर्मिनल लिंक कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मेमोरी और संग्रहण में मुख्य अंतर यह है कि मेमोरी खाली जगह है तथा संग्रहण खाली जगह। देखो मेमोरी क्या है, टेम्परेरी है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखो कि मेमोरी क्या है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है कि जैसे ही लाइट गई तो मेमोरी उड़ जाएगी, यानी जो डाटा मेमोरी में है, मेन मेमोरी में है, वो उड़ जाएगा। तो इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सबसे पहले तो जो मेमोरी है वो टेम्परेरी है, ठीक है, लेकिन जो संग्रहण है वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। तो इसका देखो ऊपर से देखने में सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी जो मेमोरी है वो टेम्परेरी नहीं है और संग्रहण है वो परमानेंट। ये टेम्परेरी है लेकिन ये परमानेंट, ठीक है दोस्तों। पास्कल की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों देखो पास्कल की खोज किसने की थी, ब्लेज पास्कल ने की थी, ठीक है। किसने की थी, ब्लेज पास्कल ने, और ये 1642 में की थी। कब की थी, 1642 में। तो इसका आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये खोज की थी तो इसको क्या बोलते थे, पास्कल को। सबसे पहले पास्कल को नाम दिया था एडिंग मशीन, और इसको एडिंग मशीन नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि ये ओनली प्लस और माइनस यानी एड और माइनस ही कर सकती थी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी। क्या थी, फर्स्ट यांत्रिक गणना मशीन थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है जिसका अर्थ है डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और परफॉर्मिंग रेस्पेक्टिव टास्क सिक्योरिटी। तो देखो दोस्तों आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन तो है, बट उसमें क्या होता है, इनपुट हम देते हैं, ठीक है, उसको वो स्टोर करता है, ठीक है, फिर उसको मैनिपुलेट करता है, यानी जो हमें रिलायबल आंसर चाहिए उसके हिसाब से वो प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें वो आउटपुट देता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ना कि एक या मैथमेटिकली कर लो या फिर मान लो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कर लो, तो एक पार्ट हो गया। लेकिन जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका पूरा काम क्या है, पहले इनपुट, उसके बाद स्टोर कर रहा है, फिर उसका मैनिपुलेशन इन प्रोसेसिंग कर रहा है और उसके बाद में हमें आउटपुट दे रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 80286 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर है। देखो दोस्तों यहाँ 80286 का मतलब है इंटेल का, ठीक है, किसका है, इंटेल का, इंटेल 80286, ठीक है दोस्तों। 80286 इंटेल सबसे पहले किस में यूज किया गया था, ये किया गया था एटी कंप्यूटर में। किस में किया गया था, एटी कंप्यूटर में। जो एटी कंप्यूटर है इसमें इंटेल 80286 यूज किया गया था। और ये कब बना था, ये बना था 1982 में, 1982 में। जबकि देखो
एक्सटी कंप्यूटर के साथ में कौन सा प्रोसेस था? एक्सटी कंप्यूटर के साथ प्रोसेस था इंटेल 8088। कौन सा था? इंटेल 8088 जो 1983 में बना था, ठीक है। और PS2 कंप्यूटर के साथ में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था वो इंटेल 8086 का ही जो नया वर्जन है वो यूज़ किया गया था 1988 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 कंप्यूटर हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन प्रक्रिया नहीं है? देखो प्रक्रिया से मतलब क्या है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग जो हो रही है उसमें कौन सी प्रक्रिया काम नहीं आती है? तो देखो दोस्तों, अरेंजिंग काम में आती है। कोई भी डाटा दे रहा है उसका अरेंजमेंट करना है कि आप किस हिसाब से उसका, मान लो आपने एडिंग करनी है तो उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो एडिंग और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों साथ करना है तो उसका भी एक अरेंजिंग करना पड़ेगा। कैलकुलेटिंग भी उसका आंसर है, क्योंकि कैलकुलेटिंग में तो आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना कि भाई कौन सा काम कब करना है, कैसे नहीं करना है। मैनिपुलेटिंग भी करना पड़ेगा, यानी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन गैदरिंग का कोई मतलब नहीं। गैदरिंग हम करते हैं कि हमें क्या काम करना है, कंप्यूटर का वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गैदरिंग। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः खालिजगह में विकसित हुआ था। तो डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित हुआ था? USA में विकसित हुआ था, ठीक है दोस्तों।